नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। भारत के संविधान को अक्सर हम सिर्फ नियमों की एक मोटी किताब समझते हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऐसा ओएस जिसके अंदर कुछ ऐसे जबरदस्त टूल्स छुपे हैं जो देश को असल में चलाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं अनदेखे टूल्स पर बात करते हैं। सोचिए जरा, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के देश के लिए नियम कैसे बनाए जाएं? ये सवाल जितना बड़ा है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। और ये जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान के उन हिस्सों में जिन पर अक्सर हमारी नजर ही नहीं जाती। ये वो स्मार्ट प्रोविजंस हैं जो इतने बड़े और विविध देश को एक धागे में पिरो कर रखते हैं। तो आज हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 खास फंक्शंस को समझेंगे। सबसे पहले शक्तियों का विभाजन, मतलब किसका क्या काम है। फिर लोकल लेवल पर शासन को कैसे ताकत दी गई है। इसके बाद कुछ खास कानूनों के लिए जो स्पेशल नियम हैं उन पर बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि पैसे के मामले पर कंट्रोल कैसे रखा जाता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, शक्तियों का विभाजन। अब देखिए, भारत जैसे बड़े और फेडरल देश में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई कौन से कानून केंद्र सरकार बनाएगी और कौन से राज्य सरकारें। ये वो बुनियाद है जिस पर पूरा ढांचा टिका है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 7वीं अनुसूची में। इसे आप एक मास्टर लिस्ट की तरह समझ सकते हैं। इसमें साफ साफ 3 लिस्ट बनी हुई हैं, एक केंद्र के लिए, एक राज्यों के लिए और एक दोनों के लिए। मतलब कोई कंफ्यूजन ही नहीं। और सबसे जरूरी बात, टैक्स लगाने का हक किसका होगा, ये भी यही अनुसूची तय करती है। अच्छा, तो शक्तियों का बंटवारा तो हो गया, पर अब आते हैं दूसरे बहुत ही अहम हिस्से पर, स्थानीय शासन को मजबूत बनाना। हमारा संविधान सिर्फ केंद्रों और राज्यों की बात करके नहीं रुक जाता। ये शासन को बिल्कुल ग्रासरूट लेवल तक, मतलब गांव-गांव तक ले जाने का रास्ता दिखाता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 29। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये आंकड़ा सीधे तौर पर लोकल गवर्नेंस की ताकत से जुड़ा है। कभी सोचा है कि ये किस चीज की संख्या है? तो ये 29 असल में उन विषयों की संख्या है जो 11वीं अनुसूची में पंचायतों को सौंपे गए हैं। इसी अनुसूची और आर्टिकल 243 ने मिलकर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया और इन्हें सिर्फ खेतीबाड़ी नहीं बल्कि पीने के पानी से लेकर सड़कें, बिजली और सोशल वेलफेयर जैसे 29 जरूरी काम सौंपे गए ताकि शासन सच में लोगों के दरवाजे तक पहुंच सके। अब बात करते हैं संविधान के कुछ स्पेशल टूल्स की। ये वो प्रावधान हैं जो कुछ खास कानूनों को सुरक्षा कवच देते हैं और साथ ही पॉलिटिकल सिस्टम में स्थिरता बनाए रखने में मदद करते हैं। और इनमें पहला है 9वीं अनुसूची। इसे आप एक तरह की संवैधानिक ढाल समझ लीजिए। इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया था ताकि आज़ादी के बाद जो भूमि सुधार के कानून बन रहे थे उन्हें अदालतों में आसानी से चुनौती ना दी जा सके। इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। 1951 में इसे पहले संशोधन के जरिए प्रधानमंत्री नेहरू के समय लाया गया ताकि भूमि सुधार कानूनों को बचाया जा सके। पर वक्त के साथ सरकारें इसमें और भी कानून जोड़ती गईं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोयलों केस में एक बहुत जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि ये ढाल अनलिमिटेड नहीं है। अगर इस अनुसूची में डाला गया कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो अदालत उसकी जांच कर सकती है। अब 9वीं अनुसूची से एकदम अलग है 10वीं अनुसूची। इसे हम सब दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। एक जमाना था जब आया राम गया राम की राजनीति बहुत आम थी, जब चुने हुए नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे। इसी राजनीतिक अस्थिरता को रोकने और पार्टी डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए ये कानून बनाया गया। और अब आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पर, धन पर नियंत्रण। ये एक बहुत ही जरूरी संवैधानिक प्रक्रिया है जो हर तरह के वित्तीय कानून को कंट्रोल करती है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि देश के खजाने पर एक मजबूत चेक एंड बैलेंस बना रहे। और इसका मूल मंत्र सीधे संविधान के अनुच्छेद 117 में लिखा है। ये साफ कहता है कि ऐसा कोई भी बिल जो टैक्स लगाता हो उसे संसद में पेश करने के लिए पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। ये राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों में एक बहुत ही ताकतवर गेटकीपर बना देता है। तो किसी भी फाइनेंस बिल का सफर इन 2 आसान स्टेप्स में बटा है। पहला, बिल के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है
और दूसरा, सिर्फ उस सिफारिश के बाद ही बिल को बहस और वोटिंग के लिए सदन में लाया जा सकता है। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही मजबूत कंट्रोल मैकेनिज्म है। तो हमने देखा, शक्तियों के विभाजन से लेकर पैसों पर नियंत्रण तक, ये सारे संवैधानिक उपकरण सिर्फ किताबों में बंद नहीं हैं। ये हर रोज एक्टिवली भारत के शासन को आकार देते हैं। ये हमारे सिस्टम के वो अनदेखी हिस्से हैं जो सब कुछ चला रहे हैं। और जाते जाते एक सवाल, ये पूरा ढांचा दशकों पहले डिजाइन किया गया था। आज की तारीख में इसके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी उतना ही कारगर है? इस पर जरूर सोचिएगा।